आप सबका स्वागत है फिर से डियर कॉमर्स भैया में। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कंट्रोलिंग क्या होती है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है बेसिकली। ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कंट्रोलिंग की सिंपल डेफिनेशन। याद कीजिए क्या थी डेफिनेशन। कंपेरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये डेफिनेशन बहुत ईजी डेफिनेशन है और बहुत बार पेपर में आती भी है। एक नंबर के लिए पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको आनी चाहिए डेफिनेशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस आखिर है क्या, कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। पहला, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब सेटिंग कैसे करनी है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की। ठीक है, अब हमें जो काम करना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसे हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टर्म में उसे करना है। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, क्वालिटी टर्म में कैसे हो सकता है, ये देखना ज़रूरी है। क्वालिटी कैसे हो सकती है, गुडविल देखना, मोटिवेशन लेवल को देखना, तो ये सबसे क्वालिटी हो गया। ठीक है, आप कोई मान लो क्वांटिटी में कैसे देखना है कि उसको कितना प्राइस रखना है। ठीक है, मनी कितना आएगा उसके अंदर, कितना पैसा लगना है, कंपेरिजन करना है, क्या उसे और कम पैसों में कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सेट करना। अगर हम कोई प्लान बनाते हैं तो कोई जो बजट बनाते हैं कि यार हाँ, इस काम करने के लिए इतना पैसा हमें लगेगा, इतना नहीं लगेगा, कि हाँ हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ हमें कितना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, किस रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो जो उसका बजट बनता है तो किस में होता है, क्वांटिटी की तरफ में होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव कैसे हो गया, मोटिवेशन लेवल आपका हो गया, गुडविल हो गई, तो ये सब चीज़ें देखते हैं हम। पर क्वांटिटी के टर्म में मनी आपको देखना होता है। ठीक है, बेसिकली हमें स्टैंडर्ड फिक्स करना होता है कैसे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, बेसिकली आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रोसेस, सेकंड स्टेप क्या होता है इसका। सेकंड स्टेप होता है क्या, ये हमने पढ़ा था अभी, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये हमारा पहला था। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब क्या है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या होता है कि मेजर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। अभी हमने मैंने कुछ पहले में बताया था आपको डेफिनेशन में, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। सही में तो आई गया होगा आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मेजर करना पड़ता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या था, जो रियलिटी में हुआ है। एक प्लान परफॉर्मेंस होता था, प्लान परफॉर्मेंस क्या, जो हमने प्लान किया कि हमें कैसे क्या करना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या था, जो हमें कैसे करना है, जो हुआ है, रिजल्ट निकला आखिर में, ऑब्जेक्ट जो हमने काम करके दिखा दिया है वो एक्चुअल में जो रियलिटी में हो गया है। ठीक है, और प्लान हमने क्या किया था कि हमें ऐसे करना है, एक्चुअल में जो हुआ है उसको बोलेंगे एक्चुअल प्लान। ठीक है, पिछली वीडियो आप देख लीजिए, अगर नहीं देखी हो तो ये वीडियो को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली, इसलिए कह रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पार्ट 1 का जो मैं वो लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसी को बोलेंगे हम इसका सेकेंड प्रोसेस, कि मेजरमेंट करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को। थर्ड क्या आता है इसका, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। अब कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड के साथ। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करना, डेफिनेशन में ये वर्ड मैं बोल चुका हूँ, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में करना, तो यही है कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आपने क्या रिजल्ट था आया है और क्या आपका होना था, उसी को बोलते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कंपैरिजन विथ रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड। आप सोच रहे होंगे पिछले में भी तो हमने यही पढ़ा कि मेजरमेंट ऑफ प्लान परफॉर्मेंस का, एक्चुअल परफॉर्मेंस का तो आपने वो पढ़ा था कि एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना। पर इसमें आप क्या पढ़ रहे हो, कंपैरिजन, कि पिछले आपने प्रोसेस में पढ़ा कि क्या आपका मेजरमेंट करना, क्या आपका रिजल्ट निकला है एक्चुअल परफॉर्मेंस के थ्रू। ठीक है, और इस बार आपको क्या देखना है, कंपैरिजन, कि आपने एक्चुअल में कितना था और प्लान में कितना था। मान लीजिए आपने प्लान किया था कि इतने बजट में काम हो जाएगा 10 लाख रुपए में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो रियल में निकला, एक्चुअल जो प्लान की तरफ से काम हुआ है, आपका निकल गया 20 लाख रुपए। तो जो डेविएशन जो आई है ये 10 लाख का, उसी को बोलेंगे हम कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने सोचा था कि हमें इतना प्रॉफिट होगा प्लान के हिसाब से, पर हमें प्रॉफिट कम हुआ। आपने सोचा इतना सेल होना था पर बहुत कम हुआ। तो जो डेविएशंस आती हैं उन्हीं को देखना हम बोलेंगे। ठीक है, अगला और लास्ट, एनालाइजिंग अ डेविएशन। आप जो डेविएशन हमने देख लिया, कंपैरिजन कर दिया, उनमें कुछ डेविएशन हमें मिली। सिंपल बात है, हमने अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपके हाफ ईयरली में किसी सब्जेक्ट में 100 में से 20 नंबर आए हैं, दूसरे में ही 100 में से 80 नंबर आए हैं, दोनों के बीच में अपने कंपैरिजन करोगे, डेविएशन निकालोगे, कितने का डेविएशन आ गया,
60,000 का। ये आपका ये पहला हो गया। आपको मैं आपके पेपर के हिसाब से स्टार्टिंग से सुनाता हूँ। पहले आपने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया क्वालिटी में और क्वांटिटी में। क्या हमें इतना मार्क्स लाना है, इसके लिए हमें तैयारी इतनी करनी है, हमें इतना मोटिवेशन चाहिए और इतने नंबर चाहिए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कर दिया हमने। फिर क्या किया हमने, मेजरमेंट करा एक्चुअल परफॉर्मेंस को। अब हमारा नंबर आ गए इस बार 80। ठीक है, आ गए। आपने प्लान कितने किया था कि 90 आएंगे। ठीक है, आप क्या आए 80, ये आपने मेजर कर लिया कि हमारे नंबर जो आए हैं 80 आए हैं। थर्ड आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे इन दोनों का। कंपैरिजन कैसे करेंगे, दोनों के बीच में डेविएशन जो दिखेगा वो कंपैरिजन होगा, कितना डेविएशन आया कितना नहीं आया। ठीक है, डेविएशन जरूरत नहीं है, कैसी भी हो सकती है। मान लो आपने 80 का प्लान किया, आज 90 गए, पॉजिटिव इंपैक्ट है। मान लो आपने 90 का कर रहा था कुछ पर आया 80, तो नेगेटिव डेविएशन कैसे भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो बेसिकली हमें याद रखना है। तो मेरी डेविएशन निकल गया। आप जो डेविएशन आया है उसको एनालाइज करेंगे, वही है हमारा चौथा स्टेप कि एनालाइजिंग डेविएशन। जो डेविएशन आया हमारा क्या, वो 10,000 का डेविएशन आया। ठीक है, 10 रुपये का, मैंने 10 नंबर का हमने डेविएशन देखा हमारे एग्जाम्पल में। तो 10 नंबर का डेविएशन आया, उसको एनालाइज करने को ही हम बोलेंगे एनालाइजिंग डेविएशन। अब एनालाइज कैसे कर सकते हैं, पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल उसमें होता है, दूसरा आता है मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। अब ये दोनों होता क्या है दोनों में देख लीजिए। पहला आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा क्या है आपका मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। अब इन दोनों में है क्या, ये समझना है। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, इसमें हम चेक करते हैं हमारी हर एक्टिविटी को कि हमने कहाँ पे क्या किया, और हम फोकस करते हैं उसे की रिजल्ट पे। ठीक है, की एरिया ऑफ जो रिजल्ट बोलते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा KIRS दिख रहा होगा, वही लिखा लाइन, उसके ऊपर लाइन फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, KRAS जिसे वो लिखा है शॉर्ट में इन्होंने। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप लोग को उसे देखने को ही बोलेंगे कि रिजल्ट एरिया। अब इसमें क्या होता है, जो मेजर प्रॉब्लम थी उनको हम देखेंगे, यानी कि जो की प्रॉब्लम्स थी उनको देखेंगे। यानी कि जो बड़े चैप्टर में हमने देखते हैं हमेशा कुछ पॉइंट्स आते हैं बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं की टर्म्स। लिखा रहता है की टर्म। अब की टर्म में क्या होता है, जो उस चैप्टर में हमने बहुत बड़ा जो मेजर हमने टॉपिक पढ़ा उसके अंदर लिखे रहते हैं, तो वही है। हम पहले देखेंगे एनालाइजिंग डेविएशन में पहले तरीके से क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो मेजर प्रॉब्लम्स होगी, जो मेजर डेविएशन होंगे उनको हम पे नज़र रखेंगे। जो माइनर होंगे, जो ईजी हो सकते हैं, उनको हम उतना ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ ध्यान देंगे पहले जो की पॉइंट्स हैं उन पर हम फोकस करके रखेंगे। ठीक है, अब ये आता हमारा जहाँ हमारे की यानी क्रिटिकल जो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे बहुत फोकस रखेंगे, वहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब आते देखो इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो, चाहे तो छोटे से खुद से भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब कहीं पे आपको 5% जो लेबर कॉस्ट आ रही है वो मोर ट्रबलसम देन 15% इंक्रीज इन द पोस्टल चार्जेस। कौन सा दिक्कत कर रखूँ, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपका एक लेबर बीमार है, वो नहीं आ रहा, उसे काम ना आने से कुछ काम में डेविएशंस आ रही है, तो माइनर है। पर वही अगर आपके बाहर डिमांड एंड सप्लाई मिल जाती है तो क्या वो मेजर है, तो आप उस पर ध्यान दोगे, तब अपना डिमांड सब करोगे कम। तो वही है। अगला क्या है, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, भले वो माइनर हो या मेजर हो, हम हर चीज़ पे नज़र रखते हैं अपनी। छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, हम हर पे रखेंगे। हमने पढ़ा था अभी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल में क्या था, उसमें हम की पॉइंट्स को नज़र रखते थे, यानी कि जो मेजर प्रॉब्लम उन पर ध्यान देते थे। या तो हम दूसरा हमने पढ़ा इसमें कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन के थ्रू। ये इसमें क्या होता है, इसमें हम माइनर और मेजर दोनों पे हम नज़र रखते हैं, दोनों डेविएशंस पे हम देखते हैं क्या हुआ है, कैसे आया रिजल्ट। ठीक है, अब अगला आता हमारा जो उसका 5th पॉइंट है इस प्रोसेस का, और जो लास्ट स्टेप भी है इस पूरे प्रोसेस का, वो क्या है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन क्या है, अब आपने देख लिया, पहले आपने स्टैंडर्ड सेट किया, स्टैंडर्ड सेट में आपने फिर रिजल्ट निकला, आपको आपने मेजर किया, एक्चुअल प्लान किया निकला, फिर आपने प्लान जो किया था और एक्चुअल प्लान है उन दोनों के बीच में डेविएशन देगा। जो डेविएशन आया फिर आपने उसे एनालाइज किया कि हाँ ये डेफिनेशन आई है, ये डेविएशंस आई है। डेविएशन क्या होता है, जो डिफरेंस बिटवीन होता है उसी को बोलते हैं हम डेविएशन। ठीक है, तो आपको मिल गया डेविएशन इतनी आई है, उसने एनालाइज कर लिया आपने डेविएशन को 4th स्टेप में। अब एनालाइज करने के बाद, समझने के बाद उसे ठीक भी तो करोगे। आप कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करोगे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसी को बोलते हैं हम। ठीक है, तो आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो मेजर और माइनर पे ध्यान देते हो, अपने जो काम वर्क किया है उसी को बोलेंगे टेकिंग करेक्टिव एक्शन।
करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इफ़ द प्रोडक्शन, ठीक है। आप जो ट्रेनिंग देंगे, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉयज़ है, उसको प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, तो आप उसे सिखाओगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, यही तो करोगे। उससे कुछ एडिशनल ड्यूटीज़ दोगे ताकि वो और अच्छा वर्क करे। उसके ऊपर सुपरविज़न बढ़ाओगे अगर कोई एम्प्लॉयज़ की दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो यही बोलते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था वो ख़त्म हो जाता है, इससे कुछ नहीं है आपको बचा, ठीक है। आप लोग को इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट ध्यान देना हुआ है प्रोसेस पे, प्रोसेस, लिमिटेशंस एंड फीचर्स। एक चीज़ और बची है इस चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब रिलेशन बिटवीन क्या है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में? विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब ये कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, जान लीजिए। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं इसे। इसका मतलब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दूसरे के बिना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अब क्यों नहीं है? आप प्लानिंग कर रहे हो पर विदाउट कंट्रोलिंग, क्या प्लानिंग सक्सेसफुल होगी? आपने प्लान किया, काम किया, सही से कर दिया, पर उसमें अगर कंट्रोलिंग ही नहीं है तो क्या काम हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। कंट्रोलिंग इज़ इम्पोर्टेंस। प्लानिंग के लिए भी हमें कंट्रोलिंग चाहिए होगी, उसके अंदर भी तो हमें कंट्रोलिंग चाहिए होती है। तो अब बिना प्लानिंग भी, कंट्रोलिंग के बिना आप कर ही नहीं सकते। अगर आपकी मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग ही नहीं है तो क्या प्लानिंग हो सकती है? एज वेर पॉसिबल? खुद ही इमेजिन करिए। कंट्रोलिंग हमारा क्या था? कंट्रोलिंग हम देखते थे कि डेविएशन आते थे। अगर हमने कोई प्लान ही नहीं किया है, प्लानिंग कैसे करोगे? अगर कंट्रोलिंग ही नहीं करोगे तो क्या प्लानिंग मालूम पड़ेगा क्या प्लानिंग कैसे करना है? हम लोगों ने अभी एक प्रोसेस पढ़ा था। प्रोसेस में क्या पढ़ा था हमने कि हम लोग मेजर करते हैं एक्चुअल प्लान को, कंपेरिजन करते हैं स्टैंडर्ड प्लान परफॉर्म को, और फिर एनालाइज करते हैं डायरेक्शन, और फिर टेकिंग करते हैं करेक्टिव डिसीजन। फॉर एग्जांपल आपके नंबर अगर 20 नंबर आए हैं 100 में से, आपको मालूम पड़ा आपने प्लान किया था कि बहुत हाई के लिए, पर आपके 20 नंबर आए हैं। आपने देखा, आपने मेज़र किया कि हाँ आपकी गलती आई। अब गलती तो आपने मेज़र कर ली है, क्या आप सुधारोगे ना अपने नंबरों को? सुधारने के लिए फिर प्लानिंग करोगे। तो विदाउट प्लानिंग कैसे कर सकते हो अगर आपको पुराना मालूम ही नहीं है कि आपने क्या गलती करी, कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ कुछ मेजर आपको डिफेक्ट्स आए, कहाँ माइनर आपको प्रॉब्लम्स आई, यहाँ पे क्या दिक्कत है आपको? क्या उसके बिना आप कुछ कर सकते हो? प्लान आगे नहीं कर सकते हो। तो वही है, तो विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग हो ही नहीं सकती। अगर कंट्रोलिंग हमने करी ही नहीं होगी तो क्या हम प्लानिंग कर पाएंगे? तो ये ज़रूरत है, अगर पहले कंट्रोलिंग होना फिर प्लानिंग। जहाँ कंट्रोलिंग नहीं होगी वहाँ प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोलिंग हो जाएगी बिना प्लानिंग के। अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं किया तो क्या कंट्रोलिंग कर सकते हो? कंट्रोल किस पे करोगे? आपने कुछ प्लान ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई टारगेट ही सेट नहीं किया, तो प्लानिंग किस किस बात पे कर रहे हो? काम क्या कर रहे हो? कुछ करोगे ही नहीं। कंट्रोलिंग करना क्या? आप नज़र किस पे रखोगे? क्या मेजर करोगे? जब कुछ प्लान ही नहीं है तो डेविएशन कहाँ से निकालोगे? एक्चुअल प्लान कहाँ से निकालोगे? तो बेसिकली ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं स्टार्टिंग से ही। आप लोगों ने ये नज़र आपको देख लिया होगा कि विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज मीनिंगलेस, यानी कि दोनों का साथ में होना ज़रूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि पुराना आपको क्या डेविएशंस आई, क्या प्रॉब्लम्स आई, तो क्या ठीक करोगे आप? फॉर एग्जांपल पिछली बार आपने कुछ सेल्स करी थी, सेल्स में आपको ये दिक्कत आई थी कि आपके पास रिक्वायरमेंट आपको थी कि 1000 प्रोडक्ट गुड्स की, पर आपके 500 ही थे, 500 थे, ठीक है। तो क्या दिक्कत है आपके पास? सेल्स करने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट जितने भी गुड्स चाहिए थे, सर्विसेज चाहिए थे, वो आपके पास थे ही नहीं, तो आप बेचोगे क्या? तो वो आपको दिक्कत आई थी। अगर आपको ये बात मालूम ही ना हो तो क्या प्लानिंग कर सकते हो कि हाँ यार हमें इस बार इस पर ध्यान देना है, इसमें नहीं ध्यान देना है, हमें ये काम करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो, टारगेट होगा हमारा? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो ये आपस में ये इंटरलिंक्ड होते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से ध्यान सुना। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आप बने रहिए डियर कॉमर्स भैया के साथ। मैं 1 बाय 1 आपको सारे चैप्टर भेजता जाऊँगा। आपका सिलेबस हम बहुत जल्द पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड वेलकम।